PLEIO TROPY प्लियोट्रॉपी। ये रहा प्लियोट्रॉपी। सवाल ये उठता है इसका क्या करना है। तो जब एक जीन तो है, द जीन इज सिंगल, बट दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ मोर इफेक्ट्स। वो बेचारे को अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग कंडीशन जब मिलेगा तो अलग अलग तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का काम करेगा। इसको लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद मैं तुरंत समझाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि ऐसा भी समझ सकते हो कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोर जीन्स वन फीचर, यहाँ पे वन जीन मोर फीचर्स, वन जीन मोर इफेक्ट्स। तो ये जो है उसके अपोजिट तरीके से ये चलता है, ये भी बोलना सही है। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे प्रोडक्शन बाय अ सिंगल जीन of two or more apparently unrelated। अनरिलेटेड क्यों लिख रही हूँ मैं, रीजन बताती हूँ इसका। क्या याद रखना है, सिंगल जीन मोर फीचर, सिंगल जीन मोर एक्सप्रेशन, सिंगल जीन मोर इफेक्ट्स। आपको जो अच्छा लग रहा है उसको याद रखिए। ठीक है, मतलब वही रहना है, मतलब नहीं बदल जाना है। अब देखिए मैं आपको किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया। एक डिसऑर्डर है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये मैं समझाने जा रही हूँ आपको। मैं नेक्स्ट पेज लूंगी, आपने ऐसा लिख लिया होगा, चाहे तो इस पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यस मैम। देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में हम लोग बात, शॉर्ट में इसको PKU भी बोला जाता है, इसको शॉर्ट में। PKU। आपको पता है और आगे आप पढ़ेंगे भी, जब मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगी ना, जब आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीखेंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा। मैम इसका नाम थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है किसका? मैम, ये वाला डिजीज का नाम। नहीं, केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं। देखिए क्या मतलब है, सिंपल सी बात क्या होती है, केमिस्ट्री में ट्रूली बायोलॉजी है। देखिए पहले मैं एक बात बताती हूँ, नाम थोड़ा सबसे सा रिलेटेड है क्या रिलेटेड है। मैम, फिनाइल दिया है और कीटोन भी है उसमें। उसमें देखिए केमिस्ट्री का कुछ नहीं है, सब बायो में, लेकिन सब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर कैरी करता है, तो जिसकी वजह से वो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। देखिए चैप्टर 6 में मैं आपको ये कोडोन चार्ट बनाना सिखाऊंगी, बहुत इजी है, सुपर इजी है। मैं अगर ये बोलूं कि इसको आपको जैसे डायहेड्रल क्रॉस कैसे 1 मिनट लगा आपको बनाने में सीखने के बाद, ठीक उसी तरीके से इसको सीखने के बाद आपको 1 मिनट का टाइम लगेगा इसको बनाने में। अगले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगी, खैर वो बात हम नहीं कर रहे हैं। बात यहाँ पे ये है कि
ये जो एमिनो एसिड के टाइप है, अगर आप गिनना स्टार्ट करेंगे, फिनाइल अलानिन, ल्यूसीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मेथियोनिन, वैलिन, सेरिन, प्रोलिन, जो भी है, ठीक है। तो ये टोटल 20 टाइप्स के हैं। कितने हैं ये? 20 तरह के हैं, 20 टाइप्स के हैं। अभी फिलहाल मैं स्टोरी क्या सिखाने वाली हूँ आपको, हमारी बॉडी में नॉर्मली इस फिनाइल अलानिन का इस टायरोसिन में कन्वर्ट होना बहुत ही जरूरी है। फिनाइल अलानिन का किस में कन्वर्ट होना जरूरी है? टायरोसिन में। किस में कन्वर्ट होना जरूरी है? टायरोसिन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारी पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम में मेंटेनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब फिनाइल अलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये फिनाइल अलानिन, अब ये कोडोन चार्ट था, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये बात समझ आए कि हम कहाँ से उठा के ये नाम लेके आ रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, ये नेचर के अमीनो एसिड्स हैं। तो हमारी बॉडी में नॉर्मली जो मैंने आपको स्टोरी बताई वही मैं लिख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फिनाइल अलानिन, तो एमिनो एसिड का नाम है फिनाइल अलानिन। इस फिनाइल अलानिन को होना चाहिए, किस में कन्वर्ट होना चाहिए? तो टायरोसिन में होना चाहिए। मैंने लिख दिया है, फिनाइल अलानिन को कन्वर्ट होना चाहिए टायरोसिन में, ठीक है। तो जब टायरोसिन में इसको कन्वर्ट होना चाहिए तो ऑब्वियस है कि इसके लिए कोई एंजाइम लगता होगा। तो जो एंजाइम है उसका नाम मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ऐसे याद रखो, फिनाइल अलानिन जो है ना, ये देखिए, अगर और आसान तरीके से याद करना है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिनाइल अलानिन एज इट इज आपको लिखना है, और फिनाइल अलानिन लिखने के बाद इसमें हाइड्रोक्सीलेज लगा देना है आपको, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सीलेज। बोलने का ये मतलब हुआ कि ये जो आपके पास एमिनो एसिड है, एक्चुअली इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ फिनाइल अलानिन इनटू टायरोसिन। लेकिन जब फिनाइल अलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एरर होता है उस जीन में। तो जब एरर होगा तो रिजल्ट के तौर पे आपको क्या देखने को मिलता है कि ये जो फिनाइल अलानिन है इसको होना तो चाहिए टायरोसिन में कन्वर्ट, लेकिन टायरोसिन में कन्वर्ट होने की बजाय ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको पायरुवेट भी कहते हैं, फिनाइल पायरुवेट भी कहते हैं, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप बोलेंगे भाई कन्वर्ट हो रहा है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे कब पेस्ट करेंगे, तो लिखना है हमें ड्यू टू लैक ऑफ, ड्यू टू लैक, कहाँ चला जाता है ये, कभी कभी अपनी मर्जी से काम करता है। ड्यू टू लैक ऑफ एन एंजाइम, नाम पता है आपको? मैंने क्या किया, नाम यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर दिया, मैंने ऊपर से उठाया था यहाँ पेस्ट कर दिया ताकि आपको समझ आए कि मैं कुछ अलग से नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो इसका हमने क्या किया, यहाँ पे नाम लिख दिया, ड्यू टू लैक ऑफ एन एंजाइम फेनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब ये जो है एंजाइम यहाँ पे मिसिंग है। तो जब ये मिसिंग हो गया यहाँ पे तो बन गया ये फिनाइल पायरुविक एसिड। आपको कहानी आ गई समझ में, स्टोरी इतनी ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो फिनाइल अलानिन है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, टायरोसिन में। लेकिन टायरोसिन में कन्वर्ट होने की बजाय वो कन्वर्ट हो रहा है फिनाइल पायरुविक एसिड में। फिनाइल पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो उसका बहुत सारा बैड इफेक्ट जो है
आपकी बॉडी पे देखने को मिलता है, आपकी नहीं मतलब जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा है। अब होगा क्या कि ये फिनाइल पायरुविक एसिड और इसका जो डेरिवेटिव्स है ना वो ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, धीरे धीरे किसी चीज का एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना। तो एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी। और क्योंकि किडनी जो है वो कहता है भाई मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मेरे तो तुम समझ में नहीं आ रहे। किडनी किसको बोल रहा है, फिनाइल पायरुविक एसिड को बोल रहा है। तो जिसकी वजह से ये यूरिन से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, इसका एक्सक्रीशन यूरिन से होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है। और ये जो अभी आपने पढ़ा है, ये पूरा डिसऑर्डर जो ये पूरा चार्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वही जो आपने अभी भी सीखा ना, पीकेयू। पहले मैंने इसको डाला था ब्रैकेट में, अब मैं फिनाइल कीटोन्यूरिया को डाल दूँ। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। पहले समझ आया या नहीं आया, पहले इतना इतना बताएंगे मुझे। समझ आया सबको? समझ आ यस गया? मैम। हाँ समझ आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम में ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे आसान सिंपलेस्ट तरीका है। मतलब आप स्टोरी लिखने से बच गए, आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। फिनाइल अलानीन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, इट्स required for maintenance of metabolism of our body, but in the absence of the enzyme phenylalanine hydroxylase, the phenylalanine is converted into phenyl pyruvic acid, which is responsible for mental retardation। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटल रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो मेंटल रिटार्डेशन के लिए जब रिस्पॉन्सिबल है तो उसके साथ साथ ये क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन से। बस ये मैं लिख दूंगी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, नेक्स्ट पेज पर मैं लिख देती हूँ। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ दीज फिनाइल पायरुविक एसिड in brain leads to mental retardation। पहली बात। दूसरी बात, ड्यू टू poor absorption by kidney it is excreted through urine। बस हो गया, इतनी सी बात। ग्रोथ भी बहुत स्लो होगा, ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्लो होगा। नर्वस सिस्टम जो है वो भी मतलब प्रॉपर जैसे फंक्शन में होना चाहिए वैसे नहीं होगा, उतना अच्छा काम नहीं करेगा। साइकोमोटर मैकेनिज्म जो है, तो ऑब्वियस है क्योंकि पहले ही आपने यहाँ पे बोल रखा है कि क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। तो मेंटल रिटार्डेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। फेस में भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, फेशियल डिस्टॉर्शंस वगैरह भी होगा उसमें। ठीक है, और जैसे कोई स्पीच बोलना चाह रहा है जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा है, तो काफी वो डिलेड बोलेगा, बहुत धीरे धीरे। उसका जो मतलब जैसा पॉज होना चाहिए, जैसी उसकी टाइमिंग होनी चाहिए, वैसे उस तरीके से नहीं बोलेगा। डॉर्फिज्म को भी लीड करे, बहुत सारे इसके सिम्टम्स है। ये तो हमने
बेसिक बात करिए जो एनसीईआरटी में जो आपको बताया गया, बस हमने उतनी बात करी है यहाँ पे, ठीक है। बाकी बहुत सारे मैम इसके इसका फीचर। क्योर नहीं। क्या मैम इसका क्योर नहीं। क्या नहीं है? क्योर नहीं। ये जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी ना, एक चीज देखिए, अभी आपने प्लियोट्रॉपिज्म पढ़ा ना, प्लियोट्रॉपिज्म पढ़ने के बाद एक काम कीजिए, इसको पेजेस और एनसीईआरटी के टर्न कीजिए। देखिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर मेंडेलियन डिसऑर्डर में सिकल सेल एनीमिया के बाद पढ़ाया गया होगा, इसको चेक कीजिए अपनी किताब में, टर्न कीजिए। यस मैम। मिला मिला सबको? हाँ मैम। मैंने आपका 2 पैरा कवर किया अभी। ये तो आगे आता तो मैं उस वक्त भी बोलती आपको, अभी भी मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। मैंने अभी आपकी एनसीईआरटी बुक का 2 पैरा कवर करा। फिनाइल कीटोन्यूरिया 2 बार बताया गया है। 2 बार बताने का रीजन क्या है? पहली बार तब बताया गया जब ये आपको पढ़ना था प्लियोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल में। दूसरी बार आपको इसकी पढ़ाई तब करनी है जब आप किसके अंदर पढ़ेंगे इसको, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे तब ये आएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो इनबॉर्न कोई बच्चा बाय बर्थ लेके आया है ना, उसका करेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। अब एक क्वेश्चन जो है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम जब इसका क्योर नहीं है, इसमें बच्चे की कोई गलती तो है नहीं, तो फिर उसको जिंदगी भर क्यों भुगतना पड़ेगा? तो इसी चीज के लिए एमनियोसेंटेसिस जो है वो आया था। एमनियोसेंटेसिस जब मैं आपको पढ़ा रही थी ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो एमनियोसेंटेसिस में मैंने आपको एक बात बताई थी, ये कि एक्चुअली एमनियोसेंटेसिस is the technique for analysis of chromosomal pattern or karyotype of developing fetus। यही पढ़ा था आपने कि जो फीटस डेवलप हो रहा है उसके कैरियोटाइप को हम क्या करना चाहते हैं, वहां पे पता लगाना चाहते हैं कि उसका कैरियोटाइप कैसा है, किस तरीके का है, कहाँ पे कौन सा क्रोमोसोम किस तरीके से अवेलेबल है, कहीं कोई एरर तो नहीं है। अब जैसे आगे अभी मैं आपको, अभी तो नहीं फिलहाल, अभी हम लोग 2-3 और टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, देन आपके पास आएगा क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी, जैसे आप आगे पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर, जैसे एज फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि फीटल डेवलपमेंट के एज में अगर पता, तो उस बच्चे को इस अर्थ पे आने से रोका जा सकता था। मतलब 3 मंथ के पहले तो वैसे भी अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दिया कि इट्स एबनॉर्मल, तो गवर्नमेंट की तरफ से राइट है। वैसे भी उसमें बहुत सारे क्लॉज जो एडेड है, तो उसमें ये चीज भी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, क्योंकि आफ्टर बर्थ उसको हमेशा क्या करना है, पूरे टाइम डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरे के ऊपर, इसकी वजह से। तो ये आपका क्या है, ये तो बस एक ट्रेलर मात्र है। फिनाइल कीटोन्यूरिया ऐसे ऐसे तो आपको 50 पढ़ने हैं, ठीक है। 50 आपको पढ़ना है ऐसे ऐसे, और जिसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे जाके जब आप पढ़ेंगे ना, तो जैसे आपको ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन, तो आपको समझने के बाद अच्छा लग रहा होगा। उसी तरीके से ना इसके भी क्वेश्चंस जब आप आगे जाके सॉल्व करेंगे, वो भी अच्छा लगता है बच्चों को सॉल्व करने में, ठीक है। ये समझ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं? यस मैम।